हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन साथी। तो आज का ये वीडियो जो होगा ये एक स्ट्रेटेजी वीडियो होगा। जो आप सबको पता है कि अभी ज्यादा दिन बचे नहीं है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए। तो मैं एक ये ले लेता हूँ। ओके, आप सबको पता है कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 1 या 2 अगस्त में शेड्यूल किया गया है। और जैसे जैसे मतलब ये हर साल होता है एस्पिरेंट के साथ कि जैसे जैसे हम एग्जाम के करीब जाते हैं तो हमारे जो मार्क्स है वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। और कुछ कुछ ऐसे भी रहते हैं जो न्यू एस्पिरेंट है, उनको उन्हें कभी तो उस फेज से आगे ही नहीं गए, मतलब उनका जो अटेम्प्ट है वो हमेशा 30 से 40 के बीच में रह जाते हैं। वो कभी 70 टच ही नहीं कर पाते। और ये पेपर भले ही पीओ प्रीलिम्स या आईपीएस पीओ प्रीलिम्स कट ऑफ, इसका कट ऑफ तो लास्ट टाइम काफी हाई गया था, 66.75 गया था। और आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स भी इसका कट ऑफ कम जाता है, लास्ट ईयर 49.21 गया था। बट बिलीव करो कि जो एस्पिरेंट्स है आपके साथ वाले, वो लोग 70 प्लस अटेम्प्ट करके ही आते हैं। तो तो ऐसा कुछ तो हो रहा होगा आपके साथ कि आपके जो अटेम्प्ट है वो बढ़ नहीं रहे। तो इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि हम यहाँ पे स्ट्रक कर रहे हैं अभी, या जो भी हो रहा है हमारा मार्क्स कम हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो हम इससे इस फेज से भी निकले कैसे। तो इस वीडियो में हम पूरा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब शुरू हम करेंगे, एक काम करेंगे। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, ये एक चक्रव्यूह की तरह है। तो इसमें आप अभिमन्यु बन के लड़ नहीं सकते, इसमें आपको अर्जुन ही बनना पड़ेगा। तो आपको फर्स्ट फेज से लेके तो लास्ट फेज तक आपको सब कुछ पता होना चाहिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये एग्जाम सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, इसमें आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा, मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन मेंस और इंटरव्यू तक आप तभी पहुंच पाओगे जब आपका प्रीलिम्स होगा। अगर आप प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पाओगे तो ये मेंस इंटरव्यू के बारे में अभी सोच के कोई मतलब नहीं है। तो अभी जो 20 दिन है आपके हाथ में एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए, जो 1 या 2 अगस्त को शेड्यूल है, तो इसको हमको प्रॉपरली यूटिलाइज करना पड़ेगा, ताकि ये जो प्रीलिम्स है इसमें हम लोग हमारे एक सीट सिक्योर कर पाए, हम लोग मेंस को भी दे पाए। फिर जब भी मेंस आएगा उसका एक स्ट्रेटेजी आएगा, उसका जो भी आएगा वो हम तब देखेंगे। बट अभी के करंट सिचुएशन में हमको फोकस करना है इस 20 डेज में। आज का तारीख 12 तारीख है, 12 जुलाई है। तो मैं ऐसा पकड़ के चल रहा हूँ कि 2 अगस्त में ही एग्जाम शेड्यूल होगा। तो हमारे पास यहाँ से अप्रोक्स अप्रोक्स 20 डेज है, तो इसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो अ, अब स्ट्रेटेजी बताने से पहले हमको एक चीज पता होना चाहिए कि ये एग्जाम का जो लेवल कैसा रहता है और उसमें अटेम्प्ट कितने करते हैं बच्चे। तो ये आप देख सकते हो। वेट करना, चेंज कर लेता हूँ इसे, लाल ब्लैक ले लेता हूँ सबसे बेस्ट। तो ये आप देख सकते हो कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स फर्स्ट शिफ्ट है या एनालिस्ट है। ये कोई मैथ्स या कट ऑफ नहीं है, ये वो अटेम्प्ट है जो हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि जितने भी उनके स्टूडेंट्स रहते हैं उनके पास से वो उन एस्पिरेंट्स को पूछते हैं कि उनको कितने मार्क्स आए, मतलब उन्होंने कितने अटेम्प्ट किए, पेपर का लेवल क्या था। तो उस हिसाब से ये चीज बनता है, ये एक एनालिसिस होता है, एग्जाम एनालिसिस, जो हर शिफ्ट के बाद दिया जाता है। तो ये लास्ट ईयर का है कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है ये। तो इसमें इंग्लिश आप देख सकते हो 25 से 29 है। और इस वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ 2 चीज के बारे में बताऊंगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पहला शिफ्ट है उसका जो गुड स्कोर था वो 18 से 24 था। तो हम इसका अगर एवरेज भी अगर कुछ ले ले बीच का, तो आप अगर 21 कर रहे हो देन इट्स अ गुड साइड। और 21 अगर आपको एग्जाम में करना है तो मॉक टेस्ट में भी मिनिमम आपके पास से अभी 20 होना चाहिए। सेम फॉर रीजनिंग, 26 अगर इसका एवरेज होगा तो आपको एग्जाम में 26 तक हिट करने ही पड़ेंगे। और 26 तक हिट करने मतलब यहाँ मेन अभी जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उसमें कुछ नहीं, अगर आप 22 से 24 भी अगर आप अगर अभी ले रहे हो देन दैट्स अ गुड साइन। और अगर ये नहीं हो रहा है आपसे, अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आगे चल के मैं सब चीजों के बारे में इन डिटेल बताऊंगा कि अगर नहीं हो रहा है तो उसको वहां तक कैसे लेके जा सकते हैं। और भी है, और भी देखो, 18 से 22 है, इसमें भी मिनिमम 20 21। सेम यहाँ तो रीजनिंग और ज्यादा बढ़ गया, 26 से 30 हो गया है, मतलब 28 का एवरेज। तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये क्या पेपर काफी भी आया था, क्वेश्चन ही तो 30 रहते।
अब पता नहीं शिफ्ट का एनालिसिस मैंने तो इसको बाहर से लिया है, अब ये पता नहीं ये सच है कि है, लेकिन ये जो शिफ्ट है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स शिफ्ट 3, ये शिफ्ट का मुझे सब कुछ पता है क्योंकि ये शिफ्ट में मैं बैठा था। और आपको सच बताता हूँ कि ये शिफ्ट का जो क्वांट है आप देख सकते हो 10 से 15, मतलब बहुत ही टफ शिफ्ट था। और मैं क्या बताऊं, मतलब जितने भी 2 दिन हुए थे ये एग्जाम, और शायद से 5 शिफ्ट में हुए थे, तो सबसे जो टफ शिफ्ट था वो मेरा ही था लास्ट ईयर। बट आपको मैं बता दूं, शिफ्ट भले ही टफ हो, इसमें जो मेरा अटेम्प्ट था वो 72 अटेम्प्ट गया था ओवरऑल। और उसमें से मैंने क्वांट में कुछ अप्रोक्स अप्रोक्स 21 या 22 किए थे, मेरे को एग्जैक्टली मार्क्स याद नहीं है। और रीजनिंग में भी कुछ ऐसे ही हुए थे, 23 या 24 हुए थे। और जो रिमेनिंग बचे थे वो मैंने इंग्लिश के किए थे। बट ये यहाँ पे आप 58 से 65 देख सकते हो। बट मेरा जो अटेम्प्ट था वो 72 था। तो मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई पीओ प्री हो, आईबीपीएस पीओ प्री हो, कौन सा भी हो, 70 प्लस आपको टच करना ही है। आप ट्राई करना, आपके माइंड में ये रखना चाहिए कि 70 प्लस टच होना चाहिए। और भी है, ये देखो, ये है आईबीपीएस पीओ प्री का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है। इसमें भी आप देख सकते हो जो गुड अटेम्प्ट है वो 71 है। यही अगेन क्वांट 20 प्लस, रीजनिंग भी 25 और 25 प्लस आप बोल सकते हो। तो ये दोनों ही सेक्शन में आपको मिनी क्वांट में आपको 20 प्लस के लिए जाना है, और रीजनिंग में 25 प्लस के लिए जाना है। और इसमें भी 72, 66 से 72। ये जो लास्ट ईयर था, इसमें मैंने ये वाला शिफ्ट मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था। और इसमें मेरा अटेम्प्ट कुछ 75 के आसपास हुआ था, थोड़ा कम रह गए थे शायद से, 75 नहीं था, 73 या 74 हुआ था। और क्वांट के कुछ मेरे 22 बने थे। और रीजनिंग कुछ अच्छे बने थे, लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं अभी। और ये मेरा फर्स्ट शिफ्ट था लास्ट ईयर, ये भी मुझे पता है। और ये ऐसा था। और अब एक चीज देखो, जो कट ऑफ एनालिसिस है कि कट ऑफ लगता है कितना एक्चुअली, कट ऑफ एनालिसिस करना क्यों जरूरी है पता है? क्योंकि आप जब अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो आपके पास कुछ एक नंबर होना चाहिए कि मुझे इस चीज को फॉलो करना है। अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं होगा तो आप भाग भाग के कहाँ तक चले जाओगे? तो आपको कुछ गोल दिखना तो चाहिए कि मुझे यहाँ पहुंचना है। आप कहीं से निकले हो कहीं पे पहुंचने के लिए। तो इसके लिए जरूरी है कि जो कट ऑफ से, ये देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही कट ऑफ नेक्स्ट ईयर भी इसी साल भी लगेंगे कि 66.75 इस साल लगेंगे, लग ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट ईयर आपको एक चीज मैं बताता हूँ, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में सिर्फ 500 वैकेंसीज थे। और मुझे ऐसा लगता है कि एसबीआई पीओ की हिस्ट्री में ये सबसे लोएस्ट वैकेंसीज आया था। और उससे पहले जो था यह था, यहाँ था 600 वैकेंसी 2024 में, 600 वैकेंसीज था। 2024 में तो मैंने एग्जाम दिया नहीं था, लेकिन 2025 में मैंने ये 500 वैकेंसीज के लिए फाइट किया था। और इंटरव्यू तक भी इंटरव्यू दे के आ गया था मैं। और उसके बाद आप देख सकते हो कि जो कट ऑफ है उसको पहले देख लेते हैं। एसबीआई पीओ को देखते हैं, 66.75, 61.75। आप देखो फिर उसके बाद एक हल्का सा ड्रॉप है। यहाँ पे भी हल्का सा ड्रॉप, यहाँ पे ज्यादा बड़ा ड्रॉप है, यहाँ पे 5 मार्क का ड्रॉप है। और यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो कि 75, तो यहाँ पे 2.5 मार्क का, ढाई या हाँ अप्रोक्स अप्रोक्स 2.5 मार्क्स का ड्रॉप हुआ। तो ये सब जो हुआ था, ये चीज देखिए, ये दोनों शिफ्ट, ये जो दोनों साल थे इसमें एग्जाम का लेवल हाई गया था। बट उसके साथ साथ कट ऑफ भी हाई गया। क्यों? क्योंकि इस साल वैकेंसीज बिल्कुल नहीं थे, मतलब 600 500 वैकेंसीज देखे नहीं जाते। हम लोग मिनिमम 1500 से लेके तो 2000 वैकेंसी तक एक्सपेक्ट करते हैं एसबीआई पीओ प्रीलिम, एसबीआई पीओ में। बट लास्ट 2 इयर्स थोड़े कम थे, और जो भी थे ठीक है, अब जो भी है उनका डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। और उसके पहले साल शायद से 1900 या 2000 वैकेंसीज थे। तो और ये ठीक था, ये ऐसा नहीं था कि अचीवेबल हो ही नहीं सकता। ये एक था 66.75, जो काफी लोग इसमें बाहर निकल गए थे, इसको चेस करना काफी मुश्किल हो गया था। और 61.75 स्टिल स्टिल इस चीज को आप अचीव कर सकते हो, और बाकी सब भी जितने हैं इसको भी अचीव कर सकते हो। बट आप एक चीज समझो कि ये जितने भी स्कोर्स थे, ये अचीव करने के लिए आप एक चीज देखो, 66.75 थोड़ा सा तो आपके कुछ तो गलत होंगे इंग्लिश में, पकड़ो को क्वांट और रीजनिंग में होना नहीं चाहिए, लेकिन इंग्लिश में होंगे। तो इतना अचीव करने के लिए आपको 70 प्लस तक जाना ही चाहिए। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही इसी साल भी आएंगे, इस साल थोड़ा कम होगा, ये हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वैकेंसीज काफी अच्छे हैं। तो हम ये इसी के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 59.25 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कट ऑफ जाएगा। बट स्टिल पेपर, अगर आपके एस्पिरेंट्स, आपके साथ के एस्पिरेंट्स अगर 70 प्लस ला रहे, तो आपको भी उनके साथ compete करना पड़ेगा। एट द एंड आपको compete उन्हीं के साथ करना है। एंड अब अगर एसबीआई पीओ को छोड़ दूं और यहाँ पे आओ आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में, तो आपको दिखेगा कि काफी कम है।
मतलब यहाँ जो लग रहे थे उनमें से अप्रोक्स अप्रोक्स आप 16-15 मार्क्स कम कर लीजिए, तो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का कट ऑफ लगता है। और ये इतने कम कट ऑफ लगने का इसका ये भी मतलब है कि इस बार वैकेंसीज कुछ जहां तक मुझे याद है इनिशियल फेजेस में 5,500 आए थे, और जब तक इंटरव्यू के बाद जो भी रिजल्ट आया था तो 7,500 हो गया था। और तो अप्रोक्स अप्रोक्स यहाँ पे जो है ये 5,000 से लेके तो 6,000 तक यहाँ पे वैकेंसीज रहते हैं, इसके लिए यहाँ का कट ऑफ इतना कम है। बट स्टिल कट ऑफ कम है इसका मतलब ये नहीं है कि ये एकदम चुटकी बजा और ये कट ऑफ अचीव हो जाएगा। इसके लिए भी आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको अच्छे खासे लेवल पे देना पड़ेगा। और मैं आपको सच बताता हूँ, कट ऑफ भले 49.50 हो या 21 हो, बच्चे इसमें मिनिमम 60 से लेके 65 तक स्कोर कर लेते हैं। भले कट ऑफ कम हो, मतलब जितना भी कट ऑफ है उससे आप देख सकते हो 12 से 13 मार्क्स ज्यादा वो लोग कट ऑफ के ऊपर लेकर आ जाते हैं। तो आपको भी ये 48.5 को चेंज नहीं करना है, आपको मिनिमम 60 से 65 तक लाना आना चाहिए आपको भी, क्योंकि आपको सिर्फ इधर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करना है, आपको इसके बाद मेंस देना है। आपको वहां पे भी टफ फाइट देना पड़ेगा आपके फेलो एस्पिरेंट्स के साथ। और आप बाकी सब भी देख सकते हो ये रेंज क्या है। बट इसका जो कंक्लूजन है, पेन का कौन सा ले लूं, कौन सा चलेगा इसका? अच्छा, हाँ ये अच्छा चलेगा। तो इसका जो कंक्लूजन है, ये एक चीज देखो कि भले ही आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स हो या आईबीपीएस हो, आपको मिनिमम 70 या 70 प्लस टारगेट करके चलना है, और विथ हाई एक्यूरेसी। ये सबके बाद भी हाई एक्यूरेसी अच्छी रहनी चाहिए, तभी जाके आपका जो ये है ये 20 दिन प्रोडक्टिव जाएगा, और ये आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा जब आप इसी चीज पे फॉलो इस चीज को चेस करोगे। और एक और चीज बता दो, ये जो 70 प्लस है ये कोई ऐसा नहीं है कि यही होना चाहिए। अगर एग्जामिनर सोचे कि नहीं यार इस बार पेपर टफ कर देना है, तो ये मार्क्स कम भी हो सकते हैं। ये अगर 5 मार्क कम भी हो जाए, 65 पे भी आ जाए, तो कोई शॉकिंग वाली बात नहीं, क्योंकि एग्जामिनर का मूड कुछ भी हो सकता है, हम लोग उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो 70 और जो 70 प्लस है, ये सब जो नंबर है ये लास्ट ईयर के जो भी होंगे उसको उसको ध्यान में रख के मैं ये नंबर्स बता रहा हूँ, तो ये कम हो सकते हैं। एंड आप जब एग्जाम में बैठोगे, इनिशियल 5 मिनट्स में आपको पता चल जाएगा कि आपकी शिफ्ट टफ है कि इजी है। इजी शिफ्ट भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। अब जैसे कि लास्ट ईयर मेरा एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का शिफ्ट टफ आया था, तो मुझे इनिशियल 5 मिनट में ही पता चल गया था कि कौन सा शिफ्ट टफ है। तो मुझे यहाँ पे जितने क्वेश्चन हो सकते उतने निकालने हैं, और बस बस उसके बाद नॉर्मलाइजेशन मेरे मार्क्स को अपने आप बढ़ा देगा। मुझे ये चीज समझ गया था, उतना मैच्योरिटी आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। और ये तो हो गया ये, और आपको दिख गया है कि आपको किस चीज को फॉलो करना है। आपको 70 या 70 प्लस को फॉलो करना है, एग्जाम में भी बोलो या मॉक टेस्ट में बोलो, कहाँ पे भी आप सोच सकते हो। अगर अगर एग्जामिनर लेवल को वही रखता है तो फिर तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट एज ए एग्जामिनर कुछ भी कर सकते हैं, एग्जामिनर ये भी हो सकता है कि इजी कर दे, तो तब ये 70 प्लस भी ऑप्शन नहीं रहेगा, तो आपको फिर 75 प्लस के लिए जाना पड़ेगा। तो हो कुछ भी सकता है, तो आपको अकॉर्डिंग टू पेपर रिएक्ट करना है। अगर पेपर इजी रहा तो आपको उस हिसाब से रिएक्ट करना है, और अगर पेपर टफ रहा तो भी आपको उस हिसाब से रिएक्ट करना है। आपको पता है कि हाँ पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, इजी है तो सबके लिए इजी है। तो अगर इजी आता है तो आप ये मत सोचना कि बच्चों ने तो ये 70 प्लस ही देखा था तो वही करेंगे, नहीं। बच्चों को अगर इजी मिला, बच्चे और ज्यादा करके आ जाएंगे। तो उसी हिसाब से आपको पेपर का बेस देना है, पेपर जितना डिमांड कर रहा है हमको उसका बेस देना है। बट अभी लास्ट में जितने भी मैंने अभी तक मॉक टेस्ट दिए है, तो मैंने जितने दिए तो मैंने अप्रोक्स अप्रोक्स जितने बार भी क्वांट का सेक्शन दिया है उसमें 20 या 20 प्लस ही अटेम्प्ट किया है। और कभी कभी मेरा एक्यूरेसी गया है, मेरा 2 बार 2 वीडियोस है, मैंने 4 वीडियोस अभी तक डाले मॉक टेस्ट के, उसमें से 2 वीडियोस में मेरा एक्यूरेसी ड्रॉप हो गया, लेकिन 2 वीडियोस में एक्यूरेसी 100% है। तो आप भी ट्राई करना कि जो मॉक टेस्ट भी दे रहे हो भले ही 2 क्वेश्चन कम बने, बट एक्यूरेसी 100% रहनी चाहिए इन क्वांट एंड इन रीजनिंग। क्योंकि आपको एक चीज मैं बताता हूँ, एक दिन क्या हुआ था, शायद से प्रैक्टिस मॉक का पेपर था, मैंने 22 या 23 अटेम्प्ट, हाँ 23 अटेम्प्ट किया था, और उसमें 3 गलत कर दिए थे। हाँ 3 गलत कर दिए थे, और मुझे मार्क्स आया था 18.75। अब आप एक चीज सोचो, जो मैंने 23 की है, भले 3 क्वेश्चन मैंने किए एक्स्ट्रा, समझो आप अगर उसकी जगह पे 20 क्वेश्चन ही करते, 3 क्वेश्चन नहीं हो पाता आपसे। 3 क्वेश्चन करने के लिए भी मैं अगर आपको बताऊं तो अप्रोक्स अप्रोक्स अगर 30 सेकंड भी लिया तो 1.5 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। भले आपने थोड़ा सा 1.5 मिनट
दूसरी इसमें थोड़ा और शांति से किया, लेकिन 20 जो किए वो एक्यूरेट किए, तो आपको 20 के 20 मार्क मिलते, ना कि 18.75। तो आप एक चीज सोचो, 23 करने के बाद 18.75 लेना है या 20 करने के बाद 20 लेना है। तो ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखना कि मानता हूं कि अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एक्यूरेसी। आपका एक्यूरेसी जितना अच्छा होगा, अगर शिफ्ट टफ रहा तो आपको एक्यूरेसी के ऊपर आपको नॉर्मलाइजेशन भी अच्छे से होगा। आपको नॉर्मलाइजेशन में भी इतने मार्क्स मिलेंगे कि आप जो कट ऑफ है उससे फार अबव रहोगे। ठीक है, और इतना तो ये कट ऑफ की बातें हो गई। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो टारगेट टारगेट तो भी आपको पता चलेगा कि टारगेट सीधी बात है कि टारगेट एसबीआई पीओ हो, एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस पीओ हो, 70 और 70 प्लस। अगर इसमें मैं लिख देता हूं पहले से ही, अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर एग्जाम एनालिसिस, ये लास्ट ईयर एग्जाम एनालिसिस, ये लास्ट ईयर एग्जाम एनालिसिस के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ कि 70 या 70 प्लस इज अ गुड स्कोर। अगर आप मॉक टेस्ट में अचीव कर रहे हो, देन रिलैक्स तो नहीं बोलूंगा या आपको ऐसे भी नहीं बोल सकता, बट आप अभी भी सेफ साइड में हो। बस आप ट्राई करो कि उसको और ज्यादा अगर पुश कर पा रहे हो तो पुश करो, बट 70 और 70 एक सेफ स्कोर हम अभी के लिए बोल सकते हैं। और अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं। अब उन बच्चों के लिए जो 70 तो क्या, वो 50 भी टच करने के लिए उनको मुश्किल हो रहा है, 50 भी टच करने को उनको मुश्किल हो जाता है काफी बच्चे। और ऐसा हंसने वाली बात नहीं है, सॉरी अगर मैं हंसाऊंगा तो, मैं जब प्रिपरेशन के फर्स्ट ईयर में था, ये चीज मेरे साथ होता था। 50 भी टच कर, 50 छोड़ो 40 भी टच करना काफी मुश्किल हो जाता था। तो यहाँ पे जो एस्पिरेंट है ना, वो दो तरीके रहेंगे। एस्पिरेंट एस्पिरेंट दो तरीके के रहेंगे। एक तो उन्होंने फाउंडेशन शुरू किया था, बट जैसी नोटिफिकेशन आया ना, उनका मन ललचा गया कि यार फाउंडेशन आ गया, मतलब नोटिफिकेशन आ गया है, अब क्लासेस को रखते साइड में और सबसे पहले मॉक टेस्ट देते, क्या पता मॉक टेस्ट देते देते सब चीजें सीख जाऊंगा और पेपर निकल जाएगा। तो ये मिथ में तो सबसे पहले आप मत रहो। पेपर नहीं निकलता है, पेपर निकलने के लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो अगर आपका फाउंडेशन कंप्लीट नहीं है, तो आप सबसे पहले फाउंडेशन को कंप्लीट करो। सबसे पहला फाउंडेशन कंप्लीट करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कि आपको अगर पता ही नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है, तो क्योंकि अरिथमेटिक 11 क्वेश्चन आएंगे, 11 10 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं अरिथमेटिक से। डीआई आएगा, एक अच्छा डीआई, एक टफ डीआई आएगा, एक इजी डीआई आएगा, एक केसलेट आएगा। आपको पता ही नहीं कि आपको डेटा को इंटरप्रेट करना है कि नहीं करना है, आपको डायरेक्ट टेबल पे से सॉल्व करना है कि पहले टेबल बना के पहले डेटा को नोट डाउन करना है, फिर उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप जब तक आपको पता ही नहीं कि आपको लड़ना कैसे है, तो वो वॉर में जाके भी कोई मतलब नहीं है। तो आप अगर आपके दिमाग में ऐसा होगा कि हाँ भाई नोटिफिकेशन आ गया है, अब अगर क्लासेस करूंगा तो मॉक टेस्ट नहीं दे पाऊंगा ये वो, तो वो सबसे पहले निकाल लो। नहीं तो आपका जो, भले ही आपका मे बी एसबीआई पीओ ना हो, 100% हो सकता है कि एसबीआई पीओ ना हो, लेकिन अगर आज अभी के टाइम पे अगर फाउंडेशन कंप्लीट करते हो और प्रॉपर सीक्वेंस से चलते हो, तो भले ही आपका एसबीआई पीओ ना हो, आईबीपीएस पीओ ना हो, लेकिन एग्जाम काफी सारे लाइनअप है। इसके बाद आपको एसबीआई क्लर्क मिलेगा, इसके बाद आपको मिलेगा आईबीपीएस क्लर्क, इसके बाद आपको मिलेगा आरआरबी पीओ। आरआरबी पीओ एक बहुत ही बढ़िया जॉब है ये भी। ये देखो, झूठ तो नहीं बोलूंगा, एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ ये हुए हैं मेरे, लेकिन मैंने लिया नहीं, मैंने लिया क्लर्क, बिकॉज मुझे यूट्यूब करना था और मुझे थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड चाहिए था। ये और ये छोड़ो यार, ये बातें नहीं करेंगे इधर, ये बात इधर नहीं करेंगे। तो आरआरबी पीओ आगे चल के बहुत बढ़िया पेपर है, तो आप आरआरबी पीओ को फॉलो फॉलो कर सकते हो। और आरआरबी पीओ में भी सैलरी है 75,000 से 80,000 तक सैलरी मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सैलरी सिर्फ इनमें है इनमें नहीं है, इनमें भी 50,000 तक सैलरी मिल जाती है। तो सैलरी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इस डायलेमा में हो कि नहीं यार मैं अभी फाउंडेशन नहीं करूंगा, मैं अभी मॉक टेस्ट दूंगा और कैसे तो भी करके पेपर निकाल दूंगा, कैसे तो भी करके पेपर नहीं निकलता है। आपको फाउंडेशन कंप्लीट करना ही पड़ेगा।
और फाउंडेशन करने का मैं एक चीज बताता हूँ कि जब करोगे तो क्या करोगे, जैसे कि अब समझ लो कि आपका परसेंटेज का क्लास चल रहा है, परसेंटेज का समझो आपको आज डे वन क्लास चल रहा होगा, आपको डे वन में सिखाया होगा हाउ मच, 100 120 का कितना परसेंटेज, 100 इज हाउ मच परसेंट, हाउ मच परसेंट ऑफ 120, ये क्वेश्चन सीखा है। हाउ मच का कॉन्सेप्ट सीखा है, हाउ मच परसेंट, हाउ मच मोर, हाउ मच मोर, हाउ मच, हाउ मच परसेंट मोर, और हाउ मच परसेंट लेस। समझो डे वन में आपको सिर्फ ये तीन ही टॉपिक के बारे में बताए, तो 3 टॉपिक करो, अच्छे से करो, उसके साथ जितने क्वेश्चन आते हैं सर की क्लासेस कंप्लीट करो, सर के करो, मैडम के करो, जितने करते उसके करो। फिर समझो अगर आप सुबह 8 AM को क्लास कर रहे हो, लेट सपोज कि 8 AM को क्लास कर रहे हो, 10 AM 2 घंटे का क्लास में पकड़ के चल रहे हो, 10 AM तक कंप्लीट होगा, थोड़ा ब्रेक लो, शाम को जब आप बैठोगे 6 या 7 बजे, तब उस क्लास का जो भी पीडीएफ होगा, पीडीएफ 2 तरीके देते सब जहां तक मुझे पता है, एक एनोटेशन देते हैं कि विदाउट एनोटेशन देते हैं, तो विदाउट एनोटेशन वाला पीडीएफ खोलो, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व करो। कहीं ना कहीं आप अटकोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब मे भी नहीं हो सकता, आप मे भी एक्स्ट्रा टैलेंटेड भी हो सकते हो, बट हो सकता है कि आप कहीं पे अटकोगे। तो जब अटकोगे तो ये नहीं कि तुरंत जाके वो वीडियो देख लो या तुरंत जाके एनोटेशन खोल लोगे, नहीं, थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट उस क्वेश्चन के साथ टाइम इन्वेस्ट करो कि वो पूछ क्या रहा था, मैं कहाँ गलती कर रहा था। जितने आपको आ गए वेल एंड गुड, उतने आपके माइंड में हमेशा के लिए रहेगा अब सिलेक्शन तक। और जब जो आपको नहीं आएगा, अगर आप उसको 5 मिनट उसको टाइम इन्वेस्ट करोगे, आपको सोचो, क्योंकि आप देखो अगर समझो वो क्वेश्चन बनाने का रास्ता यहाँ तक है, आप जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, यहाँ पे स्टक हो गए, आपने यहाँ पे थोड़ा सा सोचा थोड़ा सा सोचा थोड़ा सा सोचा, नहीं बन रहा, भले ही नहीं बनेगा, हो सकता है कि नहीं बनेगा, अगर वहां से बन गया तो वेल एंड गुड, वहां से नहीं बना तो जब आप वो वीडियो को देखोगे या उसके बाद एनोटेशन को देखोगे, तो सबसे ज्यादा फायदा आपको तब होगा, क्योंकि उसके बाद जो आप जो यहाँ पे जो अटक गए थे ना, तो ये चीज आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, ये चीज आपको फिर लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, फिर आप जल्दी इसको भूलोगे नहीं, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते रहना, तो उसके बाद फिर आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। लेकिन जब भी आप ऐसे रहता है कि हाँ यार मैं ऐसा चल रहा था, कर रहा था, सॉल्व कर रहा था, हाँ मैं अटक गया, चलो मैं तुरंत देख लिया, जब आपने एफर्ट्स ही नहीं डाला उस क्वेश्चन में, तो भले आप देख लो 2 से 3 दिन बाद वापस करना, आपको पता चलेगा कि आप वो चीज भूल गए हो। तो इसीलिए ट्राई करना कि पहले खुद उसमें अच्छा खासा नहीं, बट एक 5 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करो, थोड़ा सोचो कि क्या था, भूल कैसे गया, मैं इसको कैसे करना था, उसको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो, फिर आपका वो हो जाएगा। अब एक सेकंड कैटेगरी का आएंगे कोई, जैसे कि ये फाउंडेशन नहीं था, एक सेकंड कैटेगरी का आएगा कि जिसने फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया है, फाउंडेशन उसका कंप्लीट हो गया है, उसने कर लिया है, वो ईमानदार लड़का, उसने जनवरी से शुरू किया होगा, 6 मंथ बैठा और पूरा फाउंडेशन कंप्लीट कर दिया। अब तकलीफ हो रहा है उसको कि सर फाउंडेशन तो हो गया, बट मॉक्स में मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मॉक्स में अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, जो मैं सीखा था, मैंने सब सीखा, मैंने अरिथमेटिक के हर टॉपिक सीखे, परसेंटेज सीखा, रेशियो सीखा, एवरेज सीखा, प्रॉफिट एंड लॉस सीखा, और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सीखा, बट जब भी ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में या कोई एक टफ डीआई आ जाता है जो डेटा इंटरप्रेट नहीं करने देता है, समझो टफ नहीं बोलेंगे, प्रीवियस में टफ आता नहीं है, हम एक मॉडरेट पकड़ लेंगे, एक मॉडरेट डीआई आता है तब हम कर ही नहीं पाते। हाँ, मतलब ऐसा है कि आपको पता है कि आप किस फेज में हो, आप उस फेज में हो कि जब आप एनालिसिस करोगे ना उसी मॉक टेस्ट का, तो आपसे सब बनने लग जाएंगे, आप वो सब क्वेश्चन बना लोगे जब एनालिसिस करोगे, बट वहां पे एक चीज ऊपर चलता है, वो है टाइमर, आपको डर उस टाइमर का है, आप अभी उस टाइमर आपको उस टाइमर को जीतना है अभी। तो इसका सबसे इजी, जो मेरे टाइम पे ये चीज मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इससे मैंने ओवरकम कैसे किया था। मैं सीधा एक चीज करता था, मैं सबसे पहले तो देखो जब आप ये चीज करोगे, मैं जो बता रहा हूँ अभी, वो अगर करोगे तो हो सकता है आपका मार्क्स बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाए, जितना आपको आ रहे, भले आप समझ में भी आपका अभी, अगर समझो क्वांट की बात करता हूँ, सिर्फ क्वांट की, समझो अगर आप अभी 15 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो हो सकता है कि वो 10 पे आके अटक जाए, बट आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो 15 है ना, उससे ज्यादा अच्छा ये 10 होगा, क्योंकि ये 15 में एक चीज मैं आपको बताऊं, ये 15 में आपकी स्पीड मैथ है, इसमें होगा सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, और
दोनों साथ में नहीं होगा, एक तो ये होगा नहीं तो ये होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे, और इसमें आपके हो सकते है कि नंबर सीरीज भी हो। ये जो भी हो गया यार, देख लो जिसमें समझो अप्रोक्स अगर 10 मार्क का सिंप्लीफिकेशन आया तो आपने 5 मार्क की एक इजी बीआई होगा, आपने उसको किया। आपको आपने ना अरिथमेटिक सॉल्व कर पाए ना डीआई सॉल्व कर पाए। आप आपने दिया, आपने 1 मॉक दिया, आपने 2 मॉक दिया, आपने 3 मॉक दिया, आपने 4 मॉक दिया, सब मॉक में आपके साथ एक सेम चीजें हो रहा है। तो इस चीज में आपको देखो, आप ये बोल तो रहे हो कि मेरे अटेम्प्ट्स नहीं बढ़ रहे, आप कभी ये चीज सोचो कि अटेम्प्ट्स क्यों नहीं बढ़ रहे। अटेम्प्ट इसीलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि आप जब स्पीड मैथ्स कर रहे हो, स्पीड मैथ्स करते हो, डीआई करते हो एक इजी वाला, इतने अंदर में 20 मिनट्स खत्म हो जाते हैं। अब जब आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा तो आप इस चीज से ओवरकम कर ही नहीं पाओगे। तो नेक्स्ट जो भी मॉक दोगे आप, जैसे कि आज का डे क्या है, आज संडे है, आप समझ लो मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, ये पूरा वीक, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आप जब भी मॉक दोगे ना, तो पॉइंट सेक्शन लगते से ही आप पता है क्या करना। मैं मैं तो सबको जितने बार भी मैंने मॉक टेस्ट दिया, मैंने बोला कि मुझे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, तो मैं शुरू स्पीड मैथ से इसीलिए करता हूँ। बट मेरा प्रॉब्लम और आपका प्रॉब्लम, मेरा जो ये है आपका अलग है, हम दोनों का जो गोल है इस वक्त अलग है। आपका इशू है कि आपसे जो अरिथमेटिक नहीं बन रहे, आपको सबसे पहले वही उठाने हैं। जो आपको लगता है कि उसमें 10 अरिथमेटिक होगा, तो आप ट्राई करना कि 10 के 10 अरिथमेटिक हो जाए, भले 20 मिनट टाइम चला जाए मेरा उसमें। भले ही मेरे 10 क्वेश्चन बन रहे, लेकिन वो 10 क्वेश्चन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए। वो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होना चाहिए, वो कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं होना चाहिए जो बच्चे बच्चे भी कर ले रहे। क्योंकि स्पीड मैथ सब करने वाले, बिलीव मी, स्पीड मैथ ऐसा कोई नहीं है जो छोड़ेगा। जिसने भी 2 महीने भी जिसने कर लिया है ना क्लास, 2 मंथ भी जिसने क्लास किया, वो भी स्पीड मैथ उड़ा के आ जाएगा। लेकिन पेपर में डिफरेंस क्रिएट जो करेगा वो है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक और डीआई, ये दो चीजें करेंगे। तो अगर समझो कि ऐसा हो सकता है कि चलो इसमें आपने 10 के 10 नहीं बनते, टफ आता है, पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम थोड़ा टफ आता है, मॉक टेस्ट भी थोड़े टफ आते हैं। समझो आपसे 5 बने, 6 बने, फिर उसके बाद आप एक डीआई चले गए, डीआई में 5 क्वेश्चन है, 5 बन गए, तो यहाँ से आप जो भी 10 से 11 मार्क ग्रैप करोगे ना, बिलीव करो ये 15 मार्क से वो ज्यादा अच्छे 10 से 11 मार्क होंगे। और इनिशियल, क्योंकि देखो अगर आप ये वीक पूरा इंफ्यूज देते हो इस चीज को करने के लिए, तो आपके पास टाइम ज्यादा बचेगा नहीं। फिर आपको तुरंत ये करने के बाद वापस से आपको इस जो टेक्निक आप करते थे कि पहले स्पीड मैथ्स फिर अरिथमेटिक डीआई, तो ये चीज आपको एक वीक अपने इसमें डालना है, ताकि जो आपका जो ये टाइमर का जो डर था ना, वो निकल जाए। वो टाइमर के अंदर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक तो आप ये करो, और अगर देखो अगर आपके पास टाइम होगा तो आप टॉपिक टेस्ट दो, इससे बेटर तो और कोई भी चीज नहीं है। जैसे कि परसेंटेज हो गया, वो ये उसी वक्त करना था जब आप क्लासेस कर रहे थे, वो ये टॉपिक टेस्ट देने का टाइम अभी नहीं है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। बट अगर आपको लगा कि नहीं मैं लॉन्ग टर्म गोल लेके चल रहा हूँ, एसबीआई पीओ आईबीपीएस के लिए भले ही कुछ ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, बट मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूँ, तो आप टॉपिक टेस्ट दो। आप पकड़ो, आपको जो टॉपिक अच्छा ना लगे, जहां पे आपको लग रहा है कि मैं इसमें अटक जाता हूँ, तो वो टॉपिक पकड़ो। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में अटक जाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी टॉपिक टेस्ट रहता है, वो टॉपिक में के जितने भी होंगे उसके क्वेश्चन सब कर दो। क्योंकि ये जो टॉपिक टेस्ट होते हैं ना, ये टाइमर के साथ आते हैं। तो जब आप ये टाइमर के साथ ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको आदत गिर जाएगा ना, तो आपको मेन मॉक टेस्ट में भी इश्यू नहीं आएगा। मेन मॉक टेस्ट में भी जब वो आएगा, क्योंकि देखो एक टाइम मुझे भी बहुत तकलीफ जाती थी, तो उसके बाद यही चीज मैंने भी फॉलो किया। मैं अगर बताऊं, मैं 10 से 15 डेज ये चीज फॉलो किया था, 10 से 15 डेज फॉलो किया था। उसके बाद अचानक से पता नहीं कैसे, पता नहीं मतलब यही चीज फॉलो करने की वजह से होता, पता नहीं कुछ नहीं रहता, वो मैं स्पीड मैथ जल्दी कर लेता था। और आज भी मेरे अंदर वही है कि मुझे 4 से 5 मिनट में स्पीड मैथ खत्म करने। फिर उसके बाद मैं बहुत बार आप देखोगे कि मैं सिर्फ डायरेक्ट अरिथमेटिक की तरफ चले जाता हूँ, अरिथमेटिक जितने भी उसको कर लेता हूँ, 2-3 छूट जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अरिथमेटिक जितने भी है, मोस्ट ऑफ द अरिथमेटिक में कंप्लीट कर लेता हूँ। और वो इसी चीज की वजह से कि मेरे को ये टाइमर के साथ करने का आदत गिर गया था, क्योंकि मैंने जब टाइमर खुला था, जब मुझसे नहीं हो रहे थे अरिथमेटिक उस टाइमर के अंदर, तो मैं मॉक टेस्ट खोलता था और सिर्फ अरिथमेटिक सॉल्व करता था और डीआई सॉल्व करता था। मेरे को फर्क नहीं पड़ता था कि मुझे मार्क्स कितने आ रहे। मुझे ये चीज पता था कि अगर मैं अरिथमेटिक डीआई यहाँ कर पा रहा हूँ उस टाइमर के अंदर, तो वहां जाके मैं स्पीड मैथ ये सब करके हैंडल कर लूंगा। और मैं तो आपको बता रहा हूँ, ये चीज लॉन्ग ये नहीं करना, इसका आपने करना अप्रोक्स 10 डेज करने के बाद, जो रिमेनिंग 10 डेज आपके हाथ में रहेंगे, उसमें आप वापस से इसी चीज में चले जाना कि सबसे पहले स्पीड मैथ्स, फिर जो भी रहेगा
अरिथमेटिक अगर इजी रहा अरिथमेटिक, डीआई इजी रहा डीआई, क्योंकि देखो शिफ्ट वाइज डिफर करता है कि किसी शिफ्ट में अरिथमेटिक थोड़ा टफ आ जाता है तो डीआई उसको बैलेंस करने के लिए डीआई इजी दे देते हैं, और किसी शिफ्ट में अगर डीआई टफ आ जाता है इंटरप्रेट करने के लिए नंबर खंदे दे दे, गंदे गंदे वाले नंबर आ जाते हैं कभी कभी डीआई में, तो उसके लिए थोड़ा अरिथमेटिक इजी दे देते हैं। तो आपको दोनों में ही अच्छा ग्रिप होना चाहिए। और अगर मैं सेम चीज बोलूं, अब मेरे पास स्लाइड है, स्लाइड तो नहीं है, तो हाँ यहाँ बोलता हूँ सेम चीज आप रीजनिंग में भी कर सकते हो। पेन ले लेता हूँ, हाँ क्या कौन सा ग्रीन व्हाइट ले लेता हूँ। सेम चीज आप रीजनिंग में भी करो। रीजनिंग में भी आपका पता है क्या इशू आ रहा है, रीजनिंग में आप कर लेते होंगे, इनइक्वलिटीज आया उड़ा दिया, सीलॉग आया उड़ा दिया, और क्या आता है इसमें स्पीड रीजनिंग में, और क्या आता है ये आया, और कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज वाला, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आया उड़ा दिए। इसके बाद आपको लगता होगा यार 20 मिनट ही खत्म हो गए, तो जब आप समझो 5 मॉक दिए, 1 2 3 4 5, पांचों मॉक में आप यही चीज कर रहे हो, हर मॉक टेस्ट में यही चीज कर रहे हो, तो आपका वो पजल सॉल्व करने का एबिलिटी कभी बिल्ड ही नहीं हो पाएगा। पजल सॉल्व करने का एबिलिटी तभी बिल्ड होगा जैसे टाइमर खुला, जैसे टाइमर खुला मार्क्स का टेंशन नहीं लेना है। अगर आप अभी 25 कर रहे हो, भले ही वो अटेम्प्ट 15 पे आके रुक जाए, आपको शुरू होते से ही, और एक चीज देखो उस केस में भी और इस केस में भी, अगर पजल 5 पजल आ रहे हैं तो आपको एग्जाम अप्रोच वाला ही करना है, सबसे इजी पजल सबसे पहले करना है, क्योंकि मैं एग्जाम में एक पजल या 2 पजल हो गए जो छूटने ही वाले हैं। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, नहीं एक ही पजल छूटेगा, इसलिए पीओपी 30 मार्क का पेपर आता है तो एक ही पजल छूटने वाला है, तो आपको इजी वाले पजल सबसे पहले कर लेना, और आपको इसी 20 मिनट में ये चीज भी सीखना है कि मुझे पजल कौन से पिक करना है। पिकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पिकिंग नहीं सीख पाए ना तो पेपर डूब जाएगा, आपका मेन एग्जाम में पेपर डूब जाएगा। अगर आपने कोई समझो, देखो पिकिंग कैसा रहता है, मैं एक चीज बताता हूँ। मैं काम करता हूँ, एक एक्स्ट्रा स्लाइड पहले बना लेता हूँ, कुछ गलत तो नहीं होगा। होम, न्यू स्लाइड, ओके, स्लाइड शो, हम करें, ठीक है ठीक है। पेन कलर कौन सा है, व्हाइट। देखो अब पजल है, पजल में क्या क्या रहता है, पजल में एक आता है फ्लोर बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड, एक आता है स्टैक, स्टैक वाला एक आता है कि इसके ऊपर इतना रखा, इसके ऊपर इतना रखा, और एक आएगा ऑर्डर और रैंकिंग वाला आता है, और आता है सिटिंग वाले भी आते हैं, कुछ कुछ समझो सिटिंग, और उसमें भी एक वेरिएबल रहता है, सिटिंग प्लस वेरिएबल, तो ये भी एक पजल ही रहता है कि कुछ इतने देख रहे कुछ बाहर देख रहे। और इसमें आता है फ्लैट एंड फ्लोर, फ्लैट एंड फ्लोर। तो एक चीज देखो, फ्लोर बेस्ड पजल हमेशा इजी रहता है, आपको सबको ये चीज पता रहना चाहिए कि फ्लोर बेस्ड पजल इजी रहता है, फ्लैट बेस्ड पजल थोड़ा सा डिफिकल्ट या मॉडरेट बोलेंगे एज कंपेयर टू ये, इसके कंपेयर में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट या मॉडरेट साइड में आ रहता है। तो आपको सबसे पहले वही चीज करना है कि आपको दिखने से आपको पता चल जाता है कि पजल का लेंथ भी देख लेना, और उसके बाद ये वाले फ्लोर बेस्ड पजल, ऑर्डर एंड रैंकिंग मैं कभी छोड़ता नहीं था, ये मेरा फेवरेट पजल था। और स्टैक बेस भी बहुत अच्छा रहता है। सिटिंग अरेंजमेंट में अगर समझो, सिटिंग अरेंजमेंट भी देखो, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, सिटिंग अरेंजमेंट में 2 चीजें हो सकता है समझो, नहीं नहीं सर्कल बेस ही है बट अलग सर्कल निकाल दिया इधर। अब देखो जैसे कि समझो दो दो सिटिंग अरेंजमेंट है, मैं केस बता रहा हूँ कि 8 पर्सन बैठे, एक और आया सेम पजल नहीं है, डिफरेंट पजल है बट 8 पर्सन ही बैठे, यहाँ पे बोल रहे हैं कि 8 पर्सन है, उसमें से 3 जन नॉर्थ देख रहा है और रिमेनिंग 5 जन साउथ देख, सॉरी अंदर बाहर कराएंगे ना ये तो 3 जन इनसाइड देख रहे हैं, और 3 जन आउट 5 जन आउटसाइड देख रहे हैं। एक ये पजल आएगा, एक पजल ऐसा हो सकता है कि 8 के 8 लोग इनसाइड देख रहे हैं, और उसके साथ एक वेरिएबल होगा कि जो इधर बैठा है उसको एक तो रोज पसंद है, या कोई चॉकलेट पसंद है, कोई मिठाई पसंद है, बर्गर पिज्जा कुछ भी पसंद है, तो ऐसे ये तो ट्राई करना कि ये जो इनसाइड आउटसाइड है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी साइड में आता है। तो आप ट्राई करो कि सबसे पहले इसको बन रहा है, भले ही इसमें आपको दिख रहा है कि 1 पर्सन है,
उसके साथ समझो कि पी इधर बैठा है, उसको बर्गर पसंद है, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो भले ही आपको लग रहा हो कि डबल वेरिएबल है, बट एज कंपेयर टू दिस ये थोड़ा सा इजियर साइड में रहता है। तो आपको ये चीज पता होना कि कौन सा पजल इजी है, कौन सा पजल को करना है सबसे पहले और कौन सा पजल को छोड़ना है। ये सब चीजें तभी आप समझ पाओगे जब आप उस 20 मिनट के टाइमर में सिर्फ पजल करोगे। अगर आपसे नहीं बन रहा है इस कंडीशन में, अभी अभी के टाइम में अगर आपको दिख रहा है कि हाँ यार मैं स्पीड रीजनिंग करता हूँ, स्पीड रीजनिंग और उसके बाद टाइम ही नहीं बचते, स्पीड रीजनिंग करता हूँ उसके बाद एक डायरेक्शन कर लेता हूँ, एक ब्लड करता हूँ, ब्लड भी बहुत बार बनते नहीं है, लेकिन चलो बनते होंगे, बनते नहीं बनते, और उसके बाद पजल एक भी नहीं कर पाता हूँ। तो इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑर्डर को रिवर्स कर देना है। आपको पजल नहीं बन रहे ना, आपको मॉक टेस्ट खोलना है और पजल ही बनाना है। उसी टाइमर में पजल को सॉल्व करने का आदत डालना है। फिर एक बार आपने इसको 10 दिन फॉलो किया कल से, फिर 10 दिन के बाद आपको अपने आप आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, इतनी जल्दी करना है। फिर अगेन आप उसी में होंगे कि स्पीड रीजनिंग पहले करूंगा, फिर डायरेक्शन दिखा वो कुछ इजी रहा वो करूंगा, फिर पजल कर लूंगा, फिर अगर समझो आखिरी के 2 मिनट बचा, 2 मिनट में पजल मुश्किल होता है पीओ प्रीलिम्स के इसमें, तो तब एक ब्लड रिलेशन कर लूंगा। एंड इस तरीके से आप पेपर को सॉल्व कर लेना। और आशा करता हूँ कि ये जितने भी मैंने बातें बताए अभी, एनोटेशन सब मिट गया लगता है, छोड़ो। तो जितनी भी मैंने बातें बताए आपको ये सब चीजें समझ में आए होंगे, और एक बार फॉलो करके देखना। आपको लग रहा होगा कि ये वर्क नहीं करेगा, बट मैंने अपने टाइम में यही चीज फॉलो किया था, और आपको बता दो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव करता है, और ये आपका लॉन्ग टर्म में काफी हेल्प करेगा। लॉन्ग टर्म में आपको एक ये चीज सिखाएगा कि आपको पेपर को कैसे करना है। पेपर को हैंडल करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, भले ही वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, पेपर को हैंडल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन दोनों ही केसेस में। तो ठीक है, अब काफी ज्ञान दे दिया मैंने तो आज के लिए, और बस इतना ही है। तो इसको देखो, शांति से देखो, कल मंडे है, कल से इसको फॉलो करो। और अगर आपको फॉलो करने के बाद जो भी अगर कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिले तो मुझे कमेंट में आके जरूर बताना। और उसके बाद मैं भी देखूंगा कि मैं भी नेक्स्ट वीक मेरे जितने भी आप वीडियोस आप देखेंगे ना, कमेंट सेक्शन की वीडियोस मेरे देख लेना, क्योंकि उसमें आपको पता है कि एक चीज क्या पता चलेगा कि मैं स्पीड मैथ करने के बाद मैं अरिथमेटिक लेता हूं तो क्यों लेता हूं, और डीआई करता हूं तो क्यों करता हूं। आप देखना जब भी मैं अरिथमेटिक करता हूँ, अरिथमेटिक हम उस मॉक टेस्ट में इजी रहता होगा, और अगर डीआई करता हूं तो डीआई कोई एक डीआई बहुत ज्यादा इजी रहता होगा, इसीलिए मैं पहले उसको कर लेता हूँ। जितने से ज्यादा मुझे क्या करना है, मैं पेपर में एक ही चीज सोचता हूँ कि मुझे कम कम एफर्ट्स लगा के ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। बस यही चीज मेरे दिमाग में रहता है। आप अगर एक फ्लैट एंड फ्लोर का पजल करोगे जिसमें 5 क्वेश्चंस रहते, और एक फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन करोगे जिसमें भी 5 क्वेश्चंस रहते, तो आपको मार्क्स सेम मिलने वाला है, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम कम लगेगा। तो स्मार्ट वर्क यही है कि आप फ्लोर बेस्ड पजल को उस वक्त करो और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स करो, क्योंकि अगर आपको इधर टाइम कम लग रहा है तो उसके बाद जाके आप कुछ मिसलेनियस कर लोगे, जैसे कि फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं इसमें, और भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं मिसलेनियस। तो ये करने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा ये करना है, आपको उधर ये ईगो नहीं लेके चलना है कि मैं फ्लैट एंड फ्लोर सॉल्व करूंगा, मुझे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। आपको उसकी कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपको मार्क्स मिलने वाले कि आप कितने अटेम्प्ट करते हो और उसमें कितनी एक्यूरेसी है, कितने अटेम्प्ट करते हो और कितनी एक्यूरेसी है। तो आप ट्राई करो कि स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क से चीजों को जाओ, तो आप देखोगे कि आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और इसी साल सिलेक्शन को खींचो मत, मैं आपको बताता हूँ एस्पिरेंट्स को काफी साल 4-4 5-5 साल लग जाते हैं, और इसीलिए लगते क्योंकि वो एक प्रॉपर वे में चलती नहीं है। वो बिलीव करते हार्डवर्क को, हार्डवर्क करना कोई गलत बात नहीं है, बट हार्डवर्क अगर आप विदाउट डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन ही नहीं है उस चीज का, तो वो हार्डवर्क का कोई सेंस नहीं बनता है। तो हार्डवर्क करो, बट एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर एक रोड मैप को फॉलो करो, जिससे आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिले, और फिर तभी जाके वो हार्डवर्क का आपको कोई आउटपुट मिलेगा, एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। नहीं तो वो हार्डवर्क का कोई सेंस नहीं है कि आप सिर्फ कर रहे हो, आप फ्लैटन आप लगा रहे हो, पीडीएफ सॉल्व कर रहे हो, पीडीएफ सॉल्व करते हो। आपको एक चीज मैं बताता हूँ, पीडीएफ आप बहुत सारे लोग पीडीएफ सॉल्व करते हैं और पीडीएफ में सब क्वेश्चन बन जाते हैं, एनालिसिस करते, एनालिसिस में सब क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही मॉक टेस्ट खुलता है आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं बनता।
ये इसीलिए नहीं बनता क्योंकि वो टाइमर में देने का आपको आदत ही नहीं है कभी। तो जो मैंने बोला है उसको एक बार फॉलो करो, आपको पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा इफेक्टिव है। इसको आप 10 दिन फॉलो करोगे ना, आपको अपने अंदर चेंजेस दिखने को मिलेंगे। आपका दिमाग उस तरीके से उस टाइमर में काम करने का, वो दिमाग चालू हो जाएगा आपको उस टाइमर में काम करने के लिए। और बस फिर अब हो गया आज का, जितना मुझे देना था, जो देना था मैंने दे दिया। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल में। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको कुछ इसमें रिजल्ट मिलता है तो 10 दिन बाद आके ही करो, बट कमेंट करके जाओ मेरी वीडियो पे, ठीक है। तो थैंक यू, इतना ही था ये वीडियो। और अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं किस पे कोई मॉक टेस्ट देंगे। अच्छा सा जो भी मॉक टेस्ट आएगा, लाइव मॉक टेस्ट, उसको देंगे, उसको भी देखना, उससे भी काफी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। और इस वीक में नहीं, जो नेक्स्ट वीक आएगा उसकी नेक्स्ट वीक में, मतलब शायद से 21 या 22 तारीख से मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लासेस लाने वाला हूँ। तो आप वो भी देख सकते हो। और वो स्पेशली एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए रहेंगे कुछ कॉन्सेप्ट क्लास, जो आपको हेल्प ही करेगा। जो भी आपके एग्जाम रहेंगे, एसबीआई पीओ बोलो, आईबीपीएस पीओ बोलो, तो उसमें हेल्प ही करेगा। तो वो भी देख लेना जब भी आएंगे वो वीडियोस, ठीक है। तो चलो बाय बाय, देखते हैं अब नेक्स्ट इसमें क्या होता है।